तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनफी को अपने सीक्रेट स्पेस के अंदर वो मैजिशियन एक पावरफुल टेक्निक यूज करना सिखाता है, जिसकी वजह से वो लोग पूरे के पूरे पिरामिड को ही अपने पास ले आते हैं और उस पिरामिड के अंदर से एक पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि सैंड मॉन्स्टर होता है, मगर उसके पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स मौजूद होते हैं जिससे वो हर तरफ गोलाबारी कर रहा होता है। मगर लिनफी किसी तरह उस पर कंट्रोल कर ही लेता है और उसे एक फॉर्मेशन के नीचे लाने के बाद पूरी तरह से अपने पेट में कन्वर्ट कर देता है और अब वो जब भी चाहे उसे समन कर सकता है। मगर हम लोगों ने देखा था कि उसके बावजूद भी उनके ऊपर से खतरा टला नहीं था। अभी भी डार्क चर्च उन लोगों के खिलाफ साजिश करने में मसरूफ था। वो लोग उनकी पासिंग सेरेमनी के टाइम पर कुछ न कुछ करने वाले थे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक विलेज में कुछ लोग फसलों की कटाई कर रहे होते हैं और वहां पर एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम याया होता है और वो भागते हुए कहीं जा रही होती है, जबकि उसके आसपास खड़े हुए लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने ग्रैंडपास के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मगर वो लड़की हमेशा अपने विलेज से दूर भाग कर आती थी और यहाँ पर इन दरख्तों में आकर छुप जाती थी और लोग उसे बार बार समझाते थे कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स तुमसे तुम्हारा सारा सामान छीन ले। मगर वो लड़की किसी की कोई बात नहीं मानती और फौरन से एक टेंपल के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे एक छोटी सी डक भी मिलती है और वो उस डक के साथ खेल रही होती है और उससे कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, ना ही तुम्हें कोई खा पाएगा। और वो उस डक को उस माउंटेन के बारे में बताती है, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे ग्रैंडपा ने इन माउंटेन्स के बारे में और इन टेम्पल्स के बारे में कहा है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ पर गॉड्स रहा करते थे और वो इतने पावरफुल थे कि एक मर्तबा बस एक छींक मारते थे और उनकी छींक से ही सारे डिजास्टर्स खत्म हो जाते थे। यहाँ तक कि वो जब दोबारा छींकते थे तो उनकी छींक से दरख्त और फूल पत्ते सारे उड़ जाते थे और उस टाइम पे हमेशा यहाँ पर पीस मेंटेन हुआ करता था। पर कहा जाता है कि उसके बाद से वो गॉड्स कहीं डिसअपियर हो गए और कोई भी नहीं जानता कि वो गॉड्स अब कहाँ हैं। पर मुझे लगता है कि वो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिनफी वो एक ऊंची जगह पर खड़ा हुआ होता है और वहां पर बाइली भी आ जाता है। वो लोग उस माउंटेन की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि बाइली हमेशा की तरह कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देता है जिसकी वजह से उसे खांसी हो जाती है। मगर लिनफी फील करता है कि उस माउंटेन से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और हमें दोबारा से उसी विलेज का सीन दिखाया जाता है। वहां पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रहा होता है और हर कोई शख्स अपने काम में मसरूफ होता है। कोई अपने घर को जा रहा होता है, कोई अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा होता है, तो कोई अपना सामान बेचने के लिए यहाँ वहां जा रहा होता है। इतने में अचानक वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका काम रुकने वाला था। मगर वो लोग देखते हैं कि अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों को भागना शुरू कर देते हैं। और वो छोटी लड़की याया जो कि अभी भी उस टेंपल में मौजूद थी, वो कह रही होती है कि गॉड्स अगर आप वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज मेरी ये विश पूरी कर दीजिए कि मेरे माँ बाप को मुझे वापस दे दीजिए। मगर हमें दिखाया जाता है एक शख्स उसकी तरफ जा रहा था, उसके हाथ में एक वेपन था और वो उस लड़की से कह रहा था कि कहाँ हो तुम, चलो बाहर आ जाओ। ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अचानक वो स्टैचू की तरफ देखती है। उस स्टैचू के अंदर से बहुत ही ज्यादा पानी बाहर निकलता है और इतना ज्यादा पानी होता है कि वो उस लड़की को बहाकर बाहर की तरफ ले जाता है। और लिनफी फील कर रहा होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जबकि वहां उस विलेज में माउंटेन लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाती है, जिससे लोगों के घर अब खतरे में आ गए थे और ऊपर से उन लोगों को याया की फिक्र होने लगी थी क्योंकि वो भी माउंटेन गई थी। मगर देखते ही देखते वो लैंडस्लाइड बहुत ही तेजी से नीचे आ रही थी और उनके साथ साथ बहुत ही जोरदार फ्लड भी उनकी तरफ आ रहा था। वो लोग उस फ्लड से अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे। एक लड़का अपनी ग्रेनी को उठाता है और अपनी पीठ पर लेकर भागना शुरू कर देता है, मगर वो पानी इतना ज्यादा होता है कि पूरा का पूरा गांव ही तहस नहस हो जाता है। और कुछ देर के बाद हेडलाइंस में ये न्यूज पूरे के पूरे कंट्री में चलाई जाती है, जिससे हर जगह ये बात फैल जाती है कि पूरा का पूरा विलेज ही अर्थक्वेक की वजह से एक ग्रेट फ्लड की जद में आ गया है और न जाने कितने ही लोग और कितने ही घर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मगर यहाँ पर एक चीज बहुत ही अजीब थी, अर्थक्वेक की रेटिंग वो किसी को पता नहीं चल रही थी कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स और बाकी के जितने भी हेल्पर्स
होते हैं वो विलेज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका रास्ता बंद होता है। या तो ये रास्ता खुद से किसी ने बंद कर दिया था या फिर फ्लड की वजह से उनका वो रास्ता कट गया था। अब उनके पास विलेज तक जाने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, जिसके बाद हमें चीफ युआन को दिखाया जाता है। वो फौरन से सारे के सारे वॉरियर्स को एक जगह इकट्ठा करते हुए कहता है कि मैं जानता हूं तुम लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और तुम लोग 2-4 दिन में यहां से पास आउट होने वाले हो, मगर क्योंकि आगे चलकर तुम लोग नाइट वॉचमैन बनने वाले हो तो इसलिए तुम लोगों को अभी से ही इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि तुम लोग नाइट वॉच बनोगे तो इसलिए तुम्हें हर टाइम लोगों की जिंदगी की परवाह करनी है, चाहे फिर उस टाइम तुम किसी तरह की भी सिचुएशन में क्यों ना हो। हमारे लिए लोगों की सिक्योरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। वो उन लोगों को जोश दिलाता है और उन लोगों के अंदर फिर से हिम्मत पैदा करता है ताकि सब लोग पूरे जोश के साथ उस विलेज में जाकर लोगों की मदद कर सके। और वो उन लोगों को बता देता है कि वहां रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पा रही तो हमें ही वहां जाना होगा। जबकि हमें उस विलेज का सीन दिखाया जाता है। उस विलेज में हर तरफ तबाही ही तबाही हो गई, कोई भी घर सही सलामत नहीं था। हर एक घर पूरी तरह से टूट चुका होता है और लोग अपने प्यारों को उन दबे हुए घरों के नीचे तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि शायद कोई जिंदा मिल जाए। और एक बंदा जो कि अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ रहा था वो बहुत दूर से भागते भागते अपने विलेज में वापस आता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका घर भी टूट चुका है और वो अपने घर के ऊपर से पत्थर हटाते हटाते अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर कुछ पत्थर हटाने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत देर आया है और इसलिए वो लोग अब नहीं बचे होंगे। इसके बाद वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो बिल्कुल बेबस हो चुका था और अपने बीवी बच्चों को खुद नहीं बचा पा रहा था। इतने में उसे वहां पर एक लाल कपड़ा नजर आता है जो कि असल में उसकी बच्ची का था। उसे देखते ही उसकी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं कि शायद अब कोई फायदा नहीं। मगर इतने में हमें कुछ लाल झंडे ऊपर उठते हुए नजर आते हैं। वो लाल झंडे असल में वहां पर लिनफी और उसके दोस्तों के थे। वो लोग फौरन से उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे और बहुत ही तेजी से विलेज की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर विलेज के लोगों के अंदर जान में जान आ जाती है और उन लोगों की उम्मीद जो कि दम तोड़ चुकी थी अब वो फिर से उनके अंदर उभरने लगती है। उन्हें लगा कि शायद अब भी कुछ हो सकता है। हमें दिखाया जाता है लिनफी फौरन से वहां पे आते ही अपने दोस्तों को हर जगह फैला देता है और अपनी पावरफुल टेक्निक की मदद से बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को ऊपर उठाता है और उन पत्थरों के नीचे दबे हुए लोगों को फौरन से बाहर निकालकर रेस्क्यू करता है और अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग फौरन से अलग अलग जगह फैल जाओ और जहां जो हो सकता है रेस्क्यू कर लो। हमें दिखाया जाता है मोली को वो अपनी सोट के साथ एक बड़े पत्थर को बीच में से काट देती है और फिर बाइली अपनी स्पिरिचुअल रोप की मदद से उन पत्थरों को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर मोली काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि बाइली न सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है बल्कि वो लोगों को रेस्क्यू करने में उससे भी ज्यादा तेजी दिखा रहा है। और फिर हमें किंग शेनज़ू को भी दिखाया जाता है। वो अपनी बबल टेक्निक की मदद से एक बड़े से पत्थर को हवा में ही रोक लेता है ताकि वो नीचे ना गिरे और लोगों को नुकसान न पहुंचाए। जबकि लीजिया पानी के अंदर से एक लड़की को बाहर निकालता है मगर वो खुद भी पानी में बहने लगा था, जिसकी वजह से किंग शेन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालकर उसकी हेल्प करता है। और वो लोग उस छोटे से बच्चे और उसकी वाइफ को भी रेस्क्यू कर लेते हैं और फौरन से उस छोटे बच्चे को उसके फादर के पास ले जाकर दे देते हैं। मगर यहाँ पर वो बंद टूटने वाला होता है जिसकी वजह से एक और बहुत बड़ा फ्लड आ सकता था। इसलिए किंग शेनज़ू अपना एक बहुत ही बड़ा बबल क्रिएट करके उस बंद को पूरी तरह से लॉक करने की कोशिश करता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं एक सोल्जर एक लड़की को रेस्क्यू करता है तो वो खुद पानी में बह जाता है। ये देखते ही बाइली वो फौरन से अपनी स्पिरिचुअल रोप का इस्तेमाल करते ही उस बंदे को पानी से बाहर निकालने के लिए उस रस्सी को खींचना शुरू कर देता है, जिससे वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकल आता है और उस काम में मोली भी उसकी मदद करती है। जबकि हमें फिर एक और वर्कर को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा था मगर उसके ऊपर एक बहुत ही भारी पत्थर नीचे गिरने वाला था, मगर साओ युआन उस पत्थर को ऊपर ही होल्ड कर लेता है जिससे ना सिर्फ वो वर्कर की जान बचाता है बल्कि इस तरह उन लोगों का काम अब और भी ज्यादा तेजी से होना शुरू हो गया था और लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। यहाँ पे हम देखते हैं एक सोल्जर जब पत्थर हटा रहा होता है तो लिनफी वो उससे भी ज्यादा तेजी से पत्थर हटाना शुरू कर देता है, जिस पर वो वॉरियर भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और फिर वो अपने बाकी सोल्जर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमारी जान ही क्यों ना चले जाए मगर हम लोग रेस्क्यू बंद नहीं करेंगे। अब भी अगर
कोई शख्स यहाँ पर सरवाइव कर सकता है तो हम उसे जरूर बचाएंगे और तब तक बचाते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान बाकी है। इस तरह वो लोग भी ग्रेट शिया सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है विलेज के लोग जो कि पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, मगर अब उनके अंदर भी हिम्मत और जोश आने लगता है और वो लोग उन सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इतने में लिनफी पीछे पलटकर देखता है तो पीछे से और भी बहुत ज्यादा लोग आ रहे होते हैं। उनमें कुछ रेस्क्यू टीम के लोग होते हैं और कुछ विलेज के लोग होते हैं और वो सोल्जर्स जो के बीच रास्ते में फंसे हुए थे वो भी अब यहाँ पर हेल्प करने के लिए पहुंच गए थे। जिसके बाद अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विलेज के तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका था, मगर अब भी बहुत सारे लोग बिल्कुल खामोशी के साथ एक कोने में बैठकर रो रहे होते हैं क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि उन्हें नहीं मिले थे, या तो उन्हें लगा कि वो लोग मर चुके हैं या फिर कहीं गुम हो गए हैं। पर यहाँ हमारे हीरोज ने उन लोगों की इतनी ज्यादा मदद की थी और इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि वो बेचारे खुद भी इतना थक गए थे कि उन लोगों को भी अब यहाँ पर रेस्ट करने का टाइम चाहिए था और वो लोग सबकी मदद करने के बाद अब थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए एक जगह बैठ गए थे। मगर आज पहली मर्तबा मोली को बायली अच्छा लगने लगा था और वो अपने कंधे पर उसे सर रख कर भी सोने देती है, जबकि हमें दिखाया जाता है वहां पर अभी भी लोग रेस्क्यू का काम कर रहे होते हैं और लिनफी उन लोगों के साथ मदद में जुटा हुआ होता है और बाकी सब लोगों के थकने के बावजूद भी वो नहीं थका था। वहां मौजूद एक लड़का वो सारे सोल्जर्स की तरफ देख रहा होता है कि वो बेचारे कितने ज्यादा थके हुए हैं और हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसे खाने के लिए कोई चीज मिल जाती है तो वो उसे उठाकर एक जगह बैठ जाता है और जैसे ही खाना खाना शुरू करता है तो उसके हाथ इतने कांप रहे होते हैं कि वो बेचारा ठीक से खा तक नहीं पा रहा होता। ये देखते ही विलेज का वो लड़का फौरन से उसके पास चला जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लिनफी वो वापस से अपने हेडक्वार्टर आ चुका होता है और वहां आकर चीफ युआन को सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बता देता है और सिचुएशन सारी की सारी उसे बता दी जाती है। जिसके बाद वहां की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की जाती है कि आखिर वहां पर ऐसा सब कुछ हुआ क्यों है। इतने में वहां पर एक ग्रैनी जो कि उन सोल्जर्स की तरफ देखती है वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी पोती याया वो अभी भी मिसिंग है, उसके पेरेंट्स वो 2 दिन के बाद वापस आएंगे और मैं उस लड़की के बारे में नहीं जानती कि वो कहाँ चली गई है। तो किंगशन उसे कहता है आप बेफिक्र हो जाएं, हम लोग बहुत जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे हम लिनफी को देखते हैं जो कि अभी भी लोगों की मदद कर रहा होता है और उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उन्हें उस विलेज से बाहर निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है। जिसके बाद किंगशन वो खुद ही उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है, मगर उसके जूनियर ब्रदर्स वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ब्रदर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। तो किंगशन कहता है मुझे उस लड़की को हर हाल में ढूंढना होगा वरना वो किसी का शिकार हो जाएगी। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं, इस तरह हम लोग उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। पर किंगशन कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरे ख्याल से हम लोगों को अकेले अलग अलग जगह जाना नहीं चाहिए वरना हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। मगर वो लोग कहते हैं कि जब तक हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग उन मैटर्स को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर पाएंगे। किंगशन उन लोगों की बात नहीं मान रहा था, मगर वो तीनों एक साथ मिलकर ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि 1 से भले 3 होंगे और 3 से 4, इस तरह हम लोग उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। तो किंगशन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही ले जाऊंगा, अगर तुम लोग एक साथ रहोगे और कोई भी किसी भी अलग डायरेक्शन में अकेला नहीं जाएगा। ये कहने के साथ वो चारों के चारों एक साथ ही भागते हैं और दूसरी तरफ चीफ युआन को बताया जाता है कि जब वो लोग माउंटेन की रेंज में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहां पर उन लोगों को पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई थी। ये एनर्जी फ्लक्चुएशन बिल्कुल एबनॉर्मल थी। ये सुनते ही चीफ कहता है कि उस माउंटेन में जितने भी लोग सर्चिंग के लिए गए हुए हैं सब लोगों से कहो कि फौरन से वहां से बाहर निकले और वो लोग फौरन से अपने बाकी के सोल्जर्स को भी नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि जितना जल्दी हो सके वहां से दूर चले जाओ। मगर चीफ युआन को अब उन लोगों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है, जिसके लिए वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अब खुद ब खुद ही वहां चला जाता है। जबकि हम देखते हैं किंग शेनज़ू वो
वो अपने दोस्तों के साथ फौरन से जंगल के बीचों बीच आ पहुंचा होता है और कहता है कि इस जंगल में और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए इस डायरेक्शन की तरफ भागे होंगे। मगर यहाँ पर हेडक्वार्टर में दिखाया जा रहा होता है कि जहां से वो एनर्जी फ्लक्चुएशन मिली थी उनके सोल्जर्स उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग लिन्फी को देखते हैं। लिन्फी जब वो किंग शेनजुओ के पीछे जा रहा था तो उसे फील होता है कि जैसे आसपास कोई अजीब सी एनर्जी है। वो फौरन से यहाँ पर उस एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा लाइट होती है तो इसलिए वो अपनी नाइट पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। मगर जैसे ही चांद के सामने बादल आ जाते हैं तो वो अपनी नाइट पावर को फुली यूज कर पाता है और पूरे के पूरे जंगल को स्कैन करना शुरू कर देता है। जब वो स्कैनिंग करता है तो उसे हर एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही होती है, यहाँ तक के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और उन कीड़े मकोड़ों से भी आगे जाकर वो हर एक चीज क्लियरली विजिबल कर देता है। यहाँ तक कि वो अपने विजन के जरिए उन लोगों को भी ढूंढ निकालता है जो कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। उन्हें देखने के बाद लिन्फी फौरन से अपने दोस्तों को बताता है कि आगे दुश्मन मौजूद है, इसलिए सबको अलर्ट कर दो। सारे के सारे लोग ची रिफाइनमेंट लेवल से भी ऊपर के हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है चीफ युआन उन लोगों से पहले ही वहां पर आकर पहुंच जाता है। मगर उनके वहां पर आते ही इविल चर्च का एक मास्टर उसे अपने एक इल्यूजनल टेक्निक के अंदर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से चीफ युआन उसके सीक्रेट रियलम में जा पहुंचता है। जहां पर वो बंदा चलते हुए उसके पास आता है तो हम उसके पैरों से ब्लड निकलते हुए देखते हैं। और इविल चर्च का वो मास्टर कहता है कि वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ नाइटमेयर। ये बंदा खुद को विश पर कहता है और चीफ युआन को यहाँ पर अपने दिल की गहराइयों के साथ उसे ग्रीट करता है। और चीफ युआन से कहता है तुम्हारी न्यू बैच वो पास आउट होने वाली है और तुमने तो ऑलरेडी अपनी पूरी सेलिब्रेशन कर दी है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सेलिब्रेशन में अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं। मैंने बस थोड़े से नाइटमेयर्स का इस्तेमाल करके एक छोटा सा ही डिजास्टर क्रिएट किया है। बेहतर यही है कि तुम थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर हार मान ही लो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकोगे। क्या मैंने तुम्हारे स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएशन गिफ्ट दिया है वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये कहने के बाद वो एक चुटकी बजाता है और फिर चीफ युआन को पूरी तरह से कलरफुल एनर्जी के अंदर लॉक कर देता है। मगर चीफ युआन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने कुछ पालतू कुत्तों के साथ मेरे साथ मुकाबला करने के लिए आओगे और डिजास्टर्स क्रिएट करोगे तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? वैसे भी कितनी शर्म की बात है, तुम अपनी क्लोन बॉडी के साथ यहाँ पर आए हो। लगता है कि लास्ट टाइम तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है। ये सुनकर विश्वर कहता है हाँ तुमने सही कहा है। वैसे भी तुम लोगों ने एक स्पेशल स्क्वाड टीम नंबर 2 को भेजा था। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि फिजिक्स वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इससे लग रहा था कि जैसे विश्वर उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है और चीफ युआन को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का कोई टाइम नहीं है। वो फौरन से एक स्पिरिचुअल स्पेल क्रिएट करता है और उस स्पेल के जरिए पूरे के पूरे इल्यूजन को खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे वो उस सीक्रेट स्पेस को अपने सीक्रेट स्पेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर विश्वर कहता है कि अरे ये क्या, तुम तो अभी से ही गुस्सा हो गए। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि सिर्फ तुम ही इकलौते ऐसे बंदे हो जो कि मेरा मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि तुम भी सेम स्टेज में हो जिसमें मैं हूँ। मगर तुम्हारी सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें कहीं इस फाइट में हरा ना दूं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे उस स्टूडेंट लिन्फी को भी अपने हाथों से मारूं। ये सुनकर चीफ युआन गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुमने अपने उस छोटे से मुंह से एक भी लफ्ज और निकाला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। ये सुनकर विश्वर उससे कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, खास तौर पर तुम्हारे जैसे लोगों के साथ। क्यों ना हम लोग थोड़ा सा और आहिस्ता आहिस्ता बात करें। मगर चीफ युआन गुस्से में भड़कते हुए कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं। ये कहने के बाद वो अपनी सोट के साथ एक जोरदार स्ट्राइक करता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन्फी ने अपने दोस्तों को रेस्क्यू करने के लिए अलग अलग कर दिया था और इतने में एक बंदा चोरी छुपे बाइली टोंगमिंग पर हमला करने के लिए अपने बहुत सारे डेगर्स क्रिएट कर लेता है। इतने ज्यादा डेगर जो कि शायद हजारों में होते हैं, वो बाइली टोंगमिंग को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ये देखते ही बाइली अपने हजारों डॉलर्स की कीमती गोल्डन शील्ड बाहर निकाल लेता है और वो शील्ड उसके चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बनाकर उसे आराम से उन सारे के सारे डेगर
से प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बायली, जब वो भाग रही थी तो एक चेन उसके पैरों से लिपट जाती है, मगर उसके बावजूद भी बायली अपने आप को संभालते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। जिसके बाद उसके सामने एक लड़की आती है जो कि इविल चर्च से बिलोंग करती थी, और वो बायली से कहती है कि बहुत लंबे टाइम के बाद किसी खूबसूरत लड़की से पंगा पड़ा है, उम्मीद है तुमसे लड़ने में मजा आएगा। मगर बायली उसके पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो उसके साथ बातें करे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं साओ युन, जो कि अपने दोस्तों को रेस्क्यू करने के लिए निकला हुआ था, वो अचानक से एक और बंदे के सामने आता है और वो बंदा साओ युन पर हार्ट प्रिजन टेक्निक को यूज करता है। मगर साओ युन उससे कहता है कि ब्रदर, मेरे ऊपर इस तरह की कोई टेक्निक काम नहीं आएगी। जबकि हम देखते हैं अचानक से एक बंदा लिनफी के ऊपर अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को यूज करके उसकी बॉडी को एक जगह रोक देता है और लिनफी की तरफ पावरफुल डेगर्स थ्रो करते हैं। तो लिनफी कहता है कि यहाँ पर तो दो चिरियलम के वॉरियर्स मौजूद हैं। वो फौरन से मुमू को समन करने के लिए अपनी फॉर्मेशन को एक्टिव करता है, तो वो सारे वेपन्स को पीछे धकेल देता है और हमें उस फॉर्मेशन से मुमू को नीचे आते हुए दिखाया जाता है। लिनफी उससे कहता है कि अपने सारे वेपन्स बाहर निकालो और इन लोगों को अच्छा सा सबक सिखाओ। ये देखते ही मुमू उन लोगों को फौरन से टारगेट करना शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है कि मुमू जैसे ही एनर्जी बीम्स रिलीज करता है तो वो वॉरियर्स वहां से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिस पर मुमू अपने वेपन्स के जरिए चारों तरफ इतनी ज्यादा गोलाबारी करता है कि हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और वो वॉरियर्स बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। और एक लड़की जैसे ही अपनी किलिंग टेक्निक यूज करने वाली थी तो अचानक से लिनफी उसके बिल्कुल पास आकर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक करते हुए उसे वहीं पर ही ढेर कर देता है। जबकि हम देखते हैं मुमू अभी भी अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो दूसरा वॉरियर अपने पावरफुल डेगर टेक्निक को यूज करते हुए मुमू का काम तमाम करना चाहता था। पर हम देखते हैं लिनफी भी बीच में आ जाता है और वो उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर बहुत सारे डेगर सीधा जाकर मुमू को हिट करते हैं, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से रेत में बदलना शुरू हो गई थी। मगर क्योंकि मुमू रेत से बना था तो रेत को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसी तरह मुमू अपनी उसी कैनन गन से एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है, जिससे वो उस वॉरियर को वहीं उड़ा कर रख देता है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। और लिनफी मुमू से कहता है कि तुम जाकर बाकी लोगों को रेस्क्यू करो, मैं जाकर अपने दोस्तों की हेल्प करता हूँ। अगले सीन में हमें दोबारा से याया को दिखाया जाता है। वो अभी भी होश में होती है और जब ऊपर उठती है तो वो देखती है कि वहां उसके सामने कोई शख्स खड़ा हुआ है और जिस टेंपल में वो मौजूद थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ तक कि वो बंदा अचानक से उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और याया उसके पीछे पलटकर देखती है तो वो बंदा याया को मारने की कोशिश करता है, जिससे ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग शेनजुओ वो उस लड़की तक पहुंच गया था और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तो वो किंगशन को देखकर काफी सरप्राइज होती है, मगर किंगशन कहता है कि डरो मत, हम लोग शिया सोल्जर्स हैं। मगर वो लोग इस बात पर काफी सरप्राइज होते हैं कि ये लड़की तो इस लैंडस्लाइड के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी, मगर उसके बावजूद भी ये लकली बच गई है। अच्छी बात यह है कि इसे चोट भी नहीं लगी। यहाँ तक कि वो लड़का उसे अपना टोकन दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये मेरा बैज है, हम लोग ग्रेट शिया सोल्जर्स हैं, इसलिए हमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए आए हैं। वो लड़की उस बैज को देखती है तो वो उस बैज को फौरन किंग शेनजुओ की चेस्ट पर लगा देती है, जिस पर लीजिया हंसते हुए कहता है कि अरे वाह ब्रदर, देखो इस लड़की ने तुम्हें एक मेडल दिया है। मगर वो लोग उसे अपने साथ कैरी करते हैं और सीधा उसे घर की तरफ ले जा रहे होते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है रास्ते में लीजिया उसके साथ मस्ती मजाक करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर किंग शेन उसे मना करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। मगर लीजिया कहता है कि मैं हमेशा से अपने लिए एक छोटी सिस्टर चाहता था जो कि बिल्कुल ऐसी ही हो, ये लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट है। मगर किंग शेन कहता है हमें इसे फौरन इसके घर पहुंचाना है, जिसके बाद ये मिशन एंड हो जाएगा। मगर अचानक से वहां पर लीजिया को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वहीं पर ही रुककर अपनी फ्लैश लाइट के जरिए देखने की कोशिश करता है और उसी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है और उसके दोस्तों को पता भी नहीं चलता। मगर लीजिया वो उसी डायरेक्शन की तरफ अकेला ही निकल जाता है। उसे लगा कि वहां पर कुछ लोग हैं, शायद उन्हें मदद की जरूरत होगी, और उसे लगा कि शायद विलेज का कोई बंदा वहां पर मौजूद है। मगर जब वो उसके पीछे जा रहा होता है तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर किंग शेन के दोस्त वो लीजिया के बारे में कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। ये सुनते ही किंग शेन वो लड़की उन्हें थमा देता है और कहता है कि फौरन से इसे इसके पेरेंट्स के पास ले जाओ, मैं लीजिया को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से लीजिया को रेस्क्यू करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर लीजिया वो
उन झाड़ियों के पीछे देखता है कि वहां पर एक बंदा छुपा हुआ है। वो उससे कहता है डरो मत, हम लोग शिया सोल्जर्स हैं और हम तुम्हें यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तो झाड़ियों में पीछे छुपा हुआ बंदा कहता है तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। इतने में लीजिया जैसे ही उन झाड़ियों को हटाता है तो उसके सामने एक अजीबोगरीब बंदा आ जाता है जिसके हाथ में एक खतरनाक वेपन होता है और वो उस वेपन के साथ लीजिया पर गले पर वार करते ही उसे मार डालता है। और किंग शेन अपनी आंखों से अपने दोस्त को मरते हुए देखता है और उससे ये नजारा देखा नहीं जा रहा होता। वो दोबारा से फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर वो अपने उस दोस्त लीजिया के साथ गुजारे हुए पल याद करता है। वो सुनहरा वक्त जब लीजिया उसके साथ हुआ करता था तो वो कितना खुश होता था और हमेशा किंग शेन के पीछे उसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ करता था। मगर आज किंग शेन की आंखों के सामने उसे मार दिया गया, जिस पर किंग शेन बिल्कुल आग बगोला हो जाता है और अपनी सोट बाहर निकालता है और उस सोट के साथ उस वॉरियर पर बहुत ही जोरदार वार करता है, जिससे ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।